रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्फी एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी और जहाँ भी वो जाती लोग उसकी सुंदरता के दीवाने हो जाते। उसका स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस सब हटके और जुदा था। उसे अलग अलग तरह के कपड़े पहनने की आदत थी। कभी वो घर के पर्दों की ड्रेस बनाकर पहन लिया करती, तो कभी कभी अपनी माँ के कपड़ों को काट कर उनसे खुद के कपड़े बनाकर पहनती। एक दिन वो प्यारी सी ड्रेस पहनकर कॉलेज जाती है और उसे देखकर उसका बॉयफ्रेंड नितिन कहता है, वाओ यार, ये कपड़े तो तुम पर बहुत जच रहे हैं, कमाल लग रही हो। कसम से मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसी सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। नितिन, कमाल तो मैं हमेशा लगती हूँ। कुछ नया बोलो ना, जिसे सुनकर मेरा दिल खुश हो जाए। बस बस, अपनी कितनी तारीफ करवाओगी? इसके लिए तो हम दोनों के पास सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर कितने बाल आ रहे हैं, देखो जरा। क्यों मजाक कर रहे हो नितिन? लड़कियों के चेहरे पर बाल? यकीन नहीं आ रहा ना? रुको, मैं तुमको अपने मोबाइल के कैमरे में दिखाता हूँ। ऐसा कहकर नितिन अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके उर्फी को उसके चेहरे के बाल दिखाता है, जिसे देखकर उर्फी टेंशन में आ जाती है और उसके बाद वो दोनों क्लास लेने चले जाते हैं। लेकिन पूरे लेक्चर के दौरान भी उसका पूरा ध्यान अपने चेहरे के बालों पर रहता है और वो क्लास के बाद नितिन को छोड़कर पार्लर चली जाती है और वहाँ पार्लर वाली उसे देखकर कहती है, हेलो मैडम, मेरा नाम प्रिया है। बताइए क्या करवाएंगे आप? वैक्स, फेशियल या कुछ और? हमारे यहाँ आपको बहुत अच्छी स्कीम मिलेंगी। देखिए मेरे चेहरे पर कितने बाल है। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बाल हटा दें। नो प्रॉब्लम मैम, मैं आपके चेहरे पर फेस वैक्स कर देती हूँ, जिससे आपके चेहरे के सारे बाल हट जाएंगे। जी ठीक है। इतना कहकर प्रिया उर्फी के चेहरे पर फेस वैक्स लगाकर पट्टी खींचती है और उर्फी कहती है, अरे माँ, मर गई रे। अरे वैक्स कर रही हो या ऑपरेशन? इतना दर्द क्यों कर रही हो? मैम, फेस स्किन टाइट होती है तो वहाँ ज्यादा दर्द होता है और आपको इतना दर्द तो सहना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करवा सकती। कोई और तरीका भी तो होगा ना? जी मैम, अगर दर्द की वजह से इसको हटा नहीं सकते तो फिर एक ही तरीका बचता है। क्या? मैम, आप अपने चेहरे पर ब्लीच करवा लीजिए। इससे बाल जो हैं वो आपकी स्किन टोन से मैच हो जाएंगे और दिखेंगे भी नहीं और आप और सुंदर लगेंगी। आपके फेस से टैनिंग भी चली जाएगी। इतना कहकर प्रिया उर्फी के चेहरे पर ब्लीच लगा देती है और उससे उसे थोड़ी जलन होती है, लेकिन वो सहन कर जाती है। जिसके बाद उर्फी अपना चेहरा देखती है तो उसके चेहरे पर बाल नजर नहीं आते और वो खुश होती है। दिन बीतते हैं। अब उर्फी के चेहरे के साथ साथ उसे अपनी पूरी बॉडी पर ब्लीच करवाने की आदत पड़ गई थी। उसके कॉलेज के खत्म होने के बाद नितिन और वो घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। शादी की पहली रात नितिन उसे देखकर कहता है, उर्फी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी सुंदर हो और तुम्हारा ये चेहरा कितना चमकता है। अब इसे क्या बताऊं कि मैंने तो चेहरा ब्लीच करवा करवा कर चमकाया है। कुछ कहा तुमने? नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं बोला। नितिन और उर्फी करीब आते हैं और अब उर्फी अपने ससुराल को अच्छे से संभालने लगी थी। कुछ दिन बीतने के बाद उर्फी शीशे में खुद को देखकर कहती है, एक हफ्ता हो गया मैंने ब्लीच नहीं करवाई। कहीं नितिन मेरे चेहरे के बाल देखकर मुझे छोड़ ना दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। ब्लीच तो मुझे करवानी ही होगी, पर कैसे करवाऊं? पार्लर वाली के पास जाती थी, लेकिन अब तो शादी करके मैं यहाँ आ गई हूँ। पर उसका नंबर है मेरे पास, ज्यादा पैसे देकर उसे घर बुला लेती हूँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर उर्फी पार्लर वाली को कॉल करती है और उसे ज्यादा पैसे देने की बोलकर घर पर ही सर्विस के लिए बुलाती है। पार्लर वाली दरवाजे पर आकर डोरबेल बजाती है और उर्फी की सास सोमती दरवाजा खोल कर कहती है, जी बताओ कैसे आना हुआ? आपको किससे मिलना है? जी, मेरा नाम प्रिया है। उर्फी मैम ने मुझे बुलाया है बॉडी और फेस ब्लीच के लिए। मैम मेरी रेगुलर कस्टमर हैं, वो मुझसे सर्विस करवाती रहती हैं। अच्छा बेटी, आ जाओ। सोमती कुछ नहीं कहती और प्रिया को घर के अंदर बुलवा लेती है। जिसके बाद प्रिया सीधा उर्फी के कमरे में जाती है और 3 घंटे लगाकर उसके फेस और बॉडी पर ब्लीच कर देती है। दिन बीतते हैं। अब ये रोज का हो गया था। उर्फी हर हफ्ते प्रिया को बुलाती और उससे सर्विस लेती, लेकिन एक बार सोमती से रहा नहीं जाता।
और वो उर्फी के कमरे में जाकर कहती है, बहू देख, तुझे ब्लीच करवानी है करवा, ये तेरी उम्र है, तुझे अच्छा दिखना भी चाहिए, लेकिन ये जो तू हर हफ्ते ब्लीच करवाती है ना, ये सरासर गलत है। इससे तेरी स्किन लटक जाएगी और ब्लीच तुझे रिएक्शन भी कर सकती है। अगर तू चाहती है तो हम दोनों सास बहू हर महीने ब्लीच करवाया करेंगे, लेकिन हर हफ्ते करवाना बेटी थोड़ा ज्यादा है। सासू माँ, आपको महीने में ब्लीच करवानी है तो करवाओ, लेकिन मुझे तो हर हफ्ते ही करवानी है। देखिए, मेरी स्किन इससे निखर जाती है और ऊपर से मेरे जो फेशियल हेयर हैं वो भी छुप जाते हैं। और आपके बेटे ने शादी से पहले मुझे खुद कहा था कि उसे लड़कियों के चेहरे पर बाल पसंद नहीं है। बहू वो तो नादान है, उसे क्या पता। और थोड़े बाल चेहरे पर होना आम बात है, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है। तू बस पैसा बहा रही है और खुद की स्किन को नुकसान पहुंचा रही है। माँ जी, आपकी अब उम्र ढल चुकी है, आप कुछ समझेंगी नहीं, ना ही आपका कहा मुझे समझ आएगा। तो बेहतर यही है कि आप मुझे समझाए ना, तो कुल मिलाकर मुझे झगड़ा नहीं करना है। सोमती के लाख समझाने के बाद भी उर्फी नहीं समझती और सोमती उसके कमरे से चली जाती है और उसे कुछ कहना ही छोड़ देती है। जिसके बाद बार बार ब्लीच करवाने से उर्फी की स्किन अजीब दिखने लगती है। और एक बार जब प्रिया उसके घर आकर उसके फेस पर ब्लीच कर रही होती है, तो ब्लीच हटाने के बाद उर्फी का चेहरा लाल हो जाता है। और ये देखकर उर्फी कहती है, ये क्या प्रिया, मेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया और इस पर से छोटे छोटे दाने क्यों निकल आए? मैम, ये कभी कभी होता है, आप चिंता मत करिए, ये सब खुद ही ठीक हो जाएगा। इतना कहकर प्रिया उसके घर से चली जाती है और उर्फी को अपने फेस पर खुजली व जलन महसूस होती है। जिसके बाद वो परेशान होकर अपनी सास के पास उसके कमरे में जाकर कहती है, माँ जी देखिए ना, मेरा चेहरा कितना लाल हो गया है और बहुत इचिंग हो रही है। तू फिक्र मत कर बहू, मैं कुछ करती हूँ, मैं तुझे ऐसे परेशान नहीं देख सकती। इतना कहकर सोमती फ्रिज से ठंडी बर्फ लाकर उर्फी के चेहरे पर लगाती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। और ठीक होने के बाद उर्फी अपनी सास को कहती है, माँ जी मुझे माफ कर देना, मैं आपसे बहस कर रही थी, पर आप सही कह रही थी कि ये ब्लीच चेहरा खराब कर देती है। अब आप ही बताइए ना, मैं अपने चेहरे के बालों का क्या करूँ? बेटी, ब्लीच करना अच्छा है, चेहरे की गंदगी निकलती है, लेकिन ज्यादा करना गलत है और इससे तेरे चेहरे के बाल छुप जाते हैं, खत्म नहीं होते। मैं तुझे बेसन का एक लेप बना कर दूंगी, तू उसे अपने चेहरे पर रोज रगड़ रगड़ कर लगाइयो, उससे तेरे चेहरे के सब बाल धीरे धीरे हट जाएंगे और तुझे इनको छुपाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हम दोनों सास बहू महीने में एक बार पार्लर जाकर ब्लीच करवा लिया करेंगे, ठीक है ना मेरी बच्ची? माँ जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अरे बेटा, घरेलू नुस्खे में हर चीज का हल है। ये बाजार की क्रीम तो कुछ ही हद तक राहत देगी, लेकिन बेटा घरेलू नुस्खा सबका बाप होता है। दोस्तों, उर्फी को तो समझ में आ गया कि हमें किसी एक इंसान या प्रोडक्ट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और किसी भी चीज की अति करोगे तो मती तो मारी जाएगी ही। उस दिन के बाद से उर्फी ने ब्लीच करवाना कम किया और अपनी सास का घरेलू नुस्खा अपनाया। अगर आपके पास भी चेहरे के बाल हटाने के लिए कोई घरेलू नुस्खा है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उर्फी को बता देंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। एकता हॉल में बैठकर संतरे खाते हुए टीवी देख रही थी और कुछ ही देर में टीवी देखते देखते उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो जाती है। कुछ समय बाद नितिका बाजार से सब्जियां लेकर आती है तो देखती है कि हॉल के फर्श और टेबल पर इधर उधर संतरे के छिलके फैले हुए हैं और एकता अजीब तरह से सोफे पर पसरी हुई खर्राटे मार रही है। तभी नितिका बोलती है, क्या हाल बनाया हुआ है घर का, कैसे सोफे पे पड़ी खर्राटे ले रही है महारानी। लगता है आज तो इसकी नींद का सत्यानाश करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर नितिका थैले को जमीन पर रखकर साड़ी के पल्लू को कमर में बांधते हुए साइड में पड़ी हुई झाड़ू को पकड़ती है और एकता के पास जाकर झाड़ू से उसकी जमकर सुताई करती है। 3-4 झाड़ू पड़ते ही एकता अचानक से अपनी पीठ खुजाते हुए जागती है और दर्द भरी आवाज में खुजाते हुए बोलती है, अरे मार डाला रे, कौन सी आत्मा चढ़ गई तुझ पर जो तूने झाड़ू माई बनकर मुझे सूट डाला।
घर का काम तो तुझसे होता नहीं है। मैं जरा मार्केट क्या चली गई, तू सोफे पे पड़ी पड़ी खराटे ले रही है। मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं क्या? ये दूसरी झाड़ू कहाँ है रे बाबा? इतना कहकर वो इधर उधर देखने लगती है और पास पड़ी सीख वाली झाड़ू उठाकर नितिका से दो दो हाथ करने लगती है और दोनों ही सौतने सोफे पर चढ़कर तबीयत से एक दूसरे को सूतने लगती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों आखिर ऐसा क्यों कर रही है। ये जानने के लिए चलिए हम कुछ समय पीछे चलते हैं। नितिका और शिखर की शादी उनके पेरेंट्स की मर्जी से हुई थी, फिर भी वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। कुछ ही समय पहले वो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां उसके पड़ोस में एकता नाम की एक मराठी लड़की रहती थी। एक दिन जब एकता अपनी बालकनी में खड़ी होकर बाल सुखा रही थी, तभी शिखर भी अपनी बालकनी में खड़ा होकर चाय पी रहा था। तभी एकता की नजर शिखर पर जाती है और उसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो खुद से बोलती है, आईगो, मेरी सुबह इतनी छान होगी, मेरे को तो यकीन च नहीं हो रहा। ये कितना हैंडसम है रे, लगता है कोई नया रहने को आया है। चल कुछ मांगने के बहाने इसको करीब से देख कर आती है। वो इतना बोलती ही है कि तभी शिखर की नजर भी उस पर पड़ती है और वो भी उसे देखता रह जाता है और एकता शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। और तभी शिखर खुद से बोलता है, ये क्या था? जब तक वो गई नहीं मैं उसे ऐसे क्यों देख रहा था? शिखर कंट्रोल यार, इस माया नगरी की लड़कियां खतरनाक हो सकती हैं। शाम के समय उसके घर की डोरबेल बजती है और वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी नितिका वहाँ आकर दरवाजा खोल देती है और देखती है तो सामने एकता खड़ी है और वो बोलती है, वो मैं एकता आपके सामने वाले घर में रहती हूँ, तो पड़ोसी होने के नाते थोड़ी चीनी मांगने को आई, मिलेगा क्या? क्यों नहीं एकता, पहले अंदर तो आओ। शिखर, आप जरा किचन से चीनी ले आइए। हाँ क्यों नहीं। इतना बोलकर वो किचन में चला जाता है और दोनों बैठकर बातें करने लगती है। कुछ ही देर में शिखर एक कटोरी में चीनी लेकर आता है और एकता के हाथ में देता है। तभी दोनों के हाथ एक दूसरे को टच करते हैं और दोनों एक दूसरे को फिर से देखने लगते हैं। तभी नितिका बोलती है, तुम दोनों के हाथ आपस में चिपक तो नहीं गए? शिखर, चीनी दे दी हो तो जरा हाथ छोड़ दीजिए। ओह सॉरी। कोई बात नहीं रितिका, वैसे भी जास्ती जोर से नहीं पकड़ा शिखर जी ने। वैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, दिल्ली से आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई। तुमने मुझसे इतनी सारी बातें की। हम यहाँ नए हैं तो तुम हमारे घर आती जाती रहना। इस अनजान शहर में अपनापन महसूस होगा। क्या बप्पा, सुबह जिस छोकरे को देखकर दिल की घंटी बजवाई, शाम को उसी की पत्नी से चीनी मांगने को आई। अच्छा, अब मैं चलती है। इस चीनी को हलवे में डालकर मस्त सा हलवा बनाएगी। फिर एक कटोरी हलवा मेरे लिए भी लाएंगी ना आप? इतना प्यार से बोलेगा तो मैं एक कटोरी क्या, पूरा कढ़ाई भर के हलवा लेके आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जाती है। इतना बोलकर वो चली जाती है और ऐसे ही कुछ देने के बहाने तो कभी कुछ लेने के बहाने एकता उनके घर आया जाया करती थी। वो नितिका की काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। साथ ही शिखर भी उसे मन ही मन पसंद करने लगा था। एक दिन जब नितिका घर पर ही नहीं थी, तभी एकता उसके घर आती है। उसी वक्त शिखर सामने आ जाता है और उसे ऐसे देखकर वो अपना होश ही खो बैठती है और उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, काश कि नितिका की जगह तो मेरा मर्द होता। जब से तेरे को देखी है मैं अपना होश टैन सब भूल चुकी है। एकता, यानी तुम भी मेरे जैसा ही फील करती हो? तभी नितिका अचानक से वहाँ आ जाती है और उन्हें ऐसा देखकर बोलती है, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ तो फील करते हो। नितिका देखो, ऐसा कुछ नहीं है। शिखर डोंट वरी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। आई नो, एक वाइफ होने के नाते मुझे तुम पर बहुत गुस्सा होना चाहिए था। मैं तुम दोनों की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। और दिल का क्या है, ये तो वैसे ही पागल है। कब किसको पसंद कर ले कोई नहीं जानता। नितिका, तू काय बोलती? मेरे भेजे में तो कुछ नहीं घुस रहा। यही कि मेरे पीठ पीछे अफेयर करने से तो अच्छा है कि हम तीनों साथ में रहे मिलकर। मैं तुम्हारी पहली पत्नी और वो तुम्हारी दूसरी पत्नी। मतलब मैं तेरी सौतन बनेगी वो तेरे को चलेगा, लेकिन तेरे से छुपकर हम मिले वो नहीं चलेगा। नितिका की बातें सुनकर शिखर को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन उसके बाद
जब उसे विश्वास हो जाता है कि उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो कुछ दिन बाद एकता और शिखर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कुछ दिन तो तीनों साथ में खुश रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन हो तो बिना खनके वो कैसे रह सकते हैं। वैसे ही 2 सोतने भी कब तक प्यार से रहती। ऐसे ही एक दिन शिखर उन दोनों के लिए एक जैसी साड़ी लेकर आता है और दोनों को देते हुए बोलता है, तुम दोनों के लिए मैंने अपनी पसंद से ये साड़ियाँ ली हैं, बताओ कैसी लगी। शिखर, तुम्हारी पसंद को क्या होता जा रहा है? अरे तुम्हें कब से ये भारी भरकम साड़ियाँ पसंद आने लगी? आईगो, मेरे को तो ये साड़ी खूब छान लग रही। शिखर जी, मैं अभी इसको ट्राई करके आती है। ये जानबूझकर इतना खुश हो रही है ताकि शिखर जी के सामने अच्छी बन जाए। वैसे मुझे अपनी साड़ी से ज्यादा एकता वाली साड़ी अच्छी लग रही है, जरा दिखाना। इतना कहकर नितिका उस साड़ी को पकड़ लेती है, लेकिन एकता उस साड़ी को नहीं छोड़ती और दोनों उसे अपनी अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी इसी खींचातानी में एकता बोलती है, तू ज्यादा शानी मत बन। तेरे को पसंद है ना ये साड़ी, तो मैं दे देगी, लेकिन पहले मैं इसको पहनेगी, उसके बाद। तू भूल रही है, शिखर की पहली पत्नी मैं हूँ। उनकी लाई हर एक चीज पर पहला हक मेरा बनता है। अरे तो अपनी वाली पहनना, मेरी वाली को लेने के लिए काय को खाली फोकट झगड़ा करती है। छोड़ अब। उसके कहने पर नितिका साड़ी को नहीं छोड़ती, तो गुस्से में एकता उसकी बाल पकड़ लेती है, जिससे नितिका को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी चप्पल उतारकर अपनी सोतन को चप्पल पे चप्पल मारकर सूतने लगती है। दोनों के बाल भी खराब हो जाते हैं और दोनों को ऐसा करते देखकर शिखर तो हैरान रह जाता है और किसी तरह बीच बचाव करके दोनों को शांत करवाता है और साथ ही बोलता है, बस करो अब, एक दूसरे को दफना कर ही छोड़ोगी क्या? अब शुरुआत की है तो अंत भी तो करना ही पड़ेगा ना। शिखर, इससे कह दीजिए, अगर आगे से इसने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि ये मेरी सौतन है। भूल जाएगी? अरे सौतन समझकर ही तूने मेरे को पेला है, मैं इससे बात ही क्यों कर रही हूँ। इतना बोलकर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर खुद से बोलती हैं। आइला, कितना सूता है रे बाबा, ये सौतन है कि चंडालन। लगता है चप्पल से सुताई के बाद अब गर्म पानी से सिकाई करनी पड़ेगी। हे भगवान, ये सोतन है या धोबन? चप्पल तो ऐसे मार रही थी जैसे धोबी कपड़े धोता है। आए मेरे कंधे। दोनों सोतने ऐसे ही एक दूसरे को कोसने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दोनों किसी न किसी बात में, कभी कंघी, कभी सैंडल और कुछ नहीं तो बेलन से ही एक दूसरे को आए दिन सूता करती। ऐसे ही एक दिन नितिका सब्जी लेने मार्केट चली जाती है और एकता आराम से बैठकर संतरे खा रही थी और टीवी देखते हुए सो जाती है। दोनों एक दूसरे के झाड़ू बजा ही रही थी कि तभी वहाँ शिखर आ जाता है और उनको फिर से ऐसी हरकत करता देखकर जोर से चिल्लाकर बोलता है, बंद करो ये सब। अरे मुझे ये समझ नहीं आता कि भगवान ने मुंह दिया है तो उसका इस्तेमाल करके एक दूसरे को बुरा भला कहने की बजाय घर में पड़ी चीजों से क्यों एक दूसरे को सूतती रहती हो। इतना सुनकर दोनों शिखर की तरफ गुस्से से देखने लगती है और उन्हें देखकर शिखर डर कर खुद से बोलता है, कहीं ये दोनों अब मुझे सूतने का तो नहीं सोच रही। ऐसे क्या देख रही हो तुम दोनों मुझे? हम दोनों के सौतन बनने की जड़ तो आप ही हैं। इतना बोलकर दोनों सोफे से उतरती है और शिखर को तबीयत से मिलकर सूतने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।